वेलकम टू माय चैनल। हमने अपने लास्ट के वीडियो में श्री गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक और दार्शनिक चिंतन के बारे में हमने जानना शुरू करा था। तो हमने अब तक उनके दार्शनिक चिंतन को समझा था, उनके दार्शनिक दृष्टिकोणों को जाना था। आज हम उनके अनुसार जो शैक्षिक प्रक्रियाएं होती हैं या उनके अनुसार शैक्षिक चिंतन कैसा होना चाहिए, शैक्षिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, शिक्षा का विकास किस रूप में होना चाहिए, उसके बारे में समझेंगे। श्री गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो इतिहास है या जो उनकी प्रतिभा है वो बहुत ही बहुमुखी थी, या उनका जो पूरा जीवन है वो बहुमुखी प्रतिभा से युक्त था। जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य में कालिदास जी का नाम विश्वविख्यात है, प्रसिद्ध है, और हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत अच्छे से प्रसिद्धि मिली है, बहुत अच्छे से उनका सम्मान है। ठीक उसी प्रकार से बंगला साहित्य में, बंगाल साहित्य में श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि सर्वोपरि स्थान है। श्री टैगोर जी बहुमुखी प्रतिभा के तो व्यक्ति थे ही, एक महान राष्ट्र कवि, विचारक, साहित्यकार, और हर बात के लिए समाज सेवा का भाव उनके मन में था। तो वो शिक्षा भी उसी प्रकार से समझना चाहते थे कि एक बालक की शिक्षा ऐसी हो जिससे समाज का विकास हो, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो। जब वो मात्र 31 वर्ष के थे, 1892 में उन्होंने इसी जो हमारी जो शिक्षा के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी उस टाइम की परेशानियां रही थी, अपनी पुस्तक में उस टाइम की शिक्षा के दृष्टिकोणों और उस समय की जो गलतियां थी शिक्षा की, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को समझाने की कोशिश करी थी अपनी उसी पुस्तक या उसी रचना के द्वारा। और उसके प्रति जो सुझाव थे वो भी उन्होंने देना शुरू करे थे। और इसके बाद में इन्होंने बहुत अन्य रचनाएं करी शिक्षा के लिए, बहुत ही अन्य बातों को समझा, बहुत अन्य बातों के जो सुझाव होते हैं शिक्षा के लिए वो सब बातें उन्होंने बताई। शिक्षा के क्या रूप होने चाहिए, सही मायने में कैसी शिक्षा एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, तो वो सब बातें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी रचनाओं के माध्यम से समझाई थी। 1901 में श्री गुरुदेव जी ने शांति निकेतन की स्थापना करके शिक्षा के प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद में इनका मुख्य कार्य था हिंदी साहित्य या बांग्ला साहित्य के जो भी बातें होती हैं उनके बारे में विचार करना, और इसके साथ में उनका काम था शांति निकेतन का प्रसार। इसके बाद में इन्होंने बहुत सारी अन्य बातों के थ्रू कुछ रचनाएं और प्रस्तुत करी, कुछ बातों को और दिखाया, कुछ बातों का और संपादन किया, ताकि शैक्षिक जो विकास है या शैक्षिक एरिया में जो भी हमारे उल्लेखनीय काम है वो हो सके। श्री गुरुदेव हमेशा से ही अंग्रेजी भाषा के विरोधी रहे थे। उनका ये मानना था कि जो बच्चे की शिक्षा हो वो उसकी अपनी मातृभाषा के अंतर्गत होनी चाहिए। बच्चा जो भी अपना ज्ञान ले, बच्चा जो भी शिक्षा के बारे में अपने ज्ञान को ले, वो हमेशा उसकी मातृभाषा में ही हो, अन्य किसी भी भाषा में नहीं होना चाहिए। वो बात और थी कि किसी और लेवल पे आके या एक जो कंपलसरी जो आपकी एजुकेशन होती है उसके बाद में आप अन्य भाषाओं का साथ ले लें, लेकिन जो बालक की अनिवार्य एजुकेशन है उसमें मातृभाषा का होना बहुत ही अनिवार्य था, जरूरी था, आवश्यक था। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा यदि मनुष्य अपनी मातृभाषा के साथ में या मातृभाषा की सहायता से लेगा, तो जब बालक का जैसा पर्यावरण है, जैसे माहौल में उसकी मातृभाषा के अगर पर्यावरण में वो रहता है, तो अगर शिक्षा उसकी मातृभाषा के साथ होगी, मातृभाषा में होगी, तो वो बच्चे को हर तरीके से सहायता करेगी, क्योंकि उसकी अपनी भाषा में उन बातों को कहा गया होगा। गुरुदेव जी के अकॉर्डिंग अगर हम शिक्षा के शैक्षिक संपत्ति की बात करें,
शिक्षा के कॉन्सेप्ट की बात करें, शिक्षा की अवधारणा की बात करें, तो गुरुदेव ने मनुष्य जीवन में शिक्षा को अनिवार्य माना। उनके अकॉर्डिंग शिक्षा भी एक वही काम करती है जैसे कि एक रोगी के लिए दवा काम करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के अंदर दो रूपों से विकास करती है। एक तो उसका भौतिक विकास होता है और दूसरा उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। भौतिक विकास के अंतर्गत यदि मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है तो वो सांसारिक सुखों को लेने में सक्षम होता है, तो वो सांसारिक जीवन को अच्छे से जीने में, सामाजिकता हो, अपना कुशल पूर्वक जीवन जीना है, अपने सुविधा पूर्वक जो जीवन होता है उसको जीना है, तो उसके बारे में शिक्षा बहुत सहायता करती है। ठीक ऐसे ही अगर हमें आध्यात्मिकता का सुख पाना है, अगर हमें आध्यात्म का सुख पाना है, तो भी वो सब हमें शिक्षा के द्वारा ही या शिक्षा की सहायता से ही प्राप्त होगा। बिना शिक्षा की सहायता के हम इन दोनों स्वरूपों का या इन दोनों यानी कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में श्री गुरुदेव बहुत ही सकारात्मक थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य जो पहला होना चाहिए वो है व्यक्ति का शारीरिक विकास। जब मनुष्य शरीर से स्वस्थ होगा तो वो जीवन के हर परीक्षा को, हर परेशानी को, हर ऊंची से ऊंची जो भी आपकी परेशानियां होती है या हर जो पड़ाव होते हैं या हर मुश्किलें होती हैं या हर रास्ते होते हैं, उनको तय करने में सक्षम होगा यदि एक बालक, एक व्यक्ति की शारीरिक जो उसकी कदकाठी है या शारीरिक जो उसका मजबूती है वो काफी अच्छी होगी। तो शिक्षा का परम उद्देश्य उन्होंने यही कहा कि जो मनुष्य है उसका शारीरिक विकास हो, क्योंकि शारीरिक विकास के थ्रू बच्चा या बालक हर चीज को गेन करने में, हर चीज को प्राप्त करने में सक्षम होगा। यदि हमारा शरीर स्ट्रांग है तो हम सब काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लेबर भी कर सकते हैं, हम हार्ड वर्क भी कर सकते हैं, हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं यदि हमारा शरीर हमारा साथ देता है तो। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप अच्छे से अपना खान पान का ध्यान रखें, अपना रहन सहन सही रखें, अपनी जो दिनचर्या है उसको नियम से रखें, प्रकृति के निकट आएं, प्रकृति के संपर्क में आएं, योग करें। ये सब बातें उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास के साथ में मानसिक विकास का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक विकास ही वो बात है कि हम मन से जो बातें सीखते हैं या हम जब मन से अध्ययन करेंगे तभी तो हम शिक्षा को अच्छे से ले पाएंगे या तभी तो हम शिक्षा के लाभ को उठा पाएंगे। तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य का भी होना एक व्यक्ति में परम आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ में अगर हम मानसिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं या मानसिक जो गेम्स होते हैं, अगर उनको भी अपने अंदर अकॉर्डिंग करेंगे, उनको भी अगर हम ढालेंगे या उनको भी सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारी मानसिक योग्यताओं का विकास हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो कहते हैं कि सामाजिक विकास भी होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। हम समाज में रहते हैं, समाज ही हमारा, जहाँ पे हमें रहना है वो हमारा एक केंद्र है, हमारा एक स्थान है। हमें सामाजिक भाव को ही उत्पन्न करना है, हमें मानव समाज का अगर कल्याण करना है तो हमें शिक्षा के थ्रू समाज का विकास करना बहुत ज़रूरी होगा। सामाजिक विकास के अगर हम बात नहीं करेंगे या सामाजिक विकास के लिए अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हमारे शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मनुष्य का मनुष्य से प्यार, देश का देश से प्यार, कला संस्कृतियों का विकास, अपनी सभ्यता का विकास, ये सब बातें जो हैं वो सब कुछ जो है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं यदि हम सामाजिक होते हैं, और ये हमारी शिक्षा का परम उद्देश्य होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति का विकास करना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता का विकास करना चाहिए, हमें अपनी कलाओं का विकास करना चाहिए, हमें जो स्वप्रेम है या एक दूसरे के लिए परोपकार की भावना है या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, इन सब का विकास भी हमारी शिक्षा
का परम उद्देश्य और परम कार्य होना चाहिए। जगत कल्याण, विश्व कल्याण, उनका ये नहीं था कि अपने देश का कल्याण या अपने एरिया का कल्याण, वो पूरे विश्व कल्याण के समर्थक थे। उन्होंने विश्व कल्याण की बात कही थी, तो इसलिए उनका ये मानना था कि राष्ट्रीय अवबोध और अंतर्राष्ट्रीय एकता और जो राष्ट्रीय एकता की भावना है, समस्त विश्व के विश्व बंधुत्व की जो भावना है, वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यहीं पर अगर हम उनके अनुसार शिक्षा की पाठचर्या की बात करें तो उनका मानना था कि शिक्षा की पाठचर्या के अंतर्गत ऐसे विचार आए, शिक्षा की पाठचर्या के अंतर्गत ऐसी बातें आए जो मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक ये सारे विकास करने में सक्षम हो। उनके अकॉर्डिंग जो पाठ्य क्रियाएं होती हैं, जो पाठ्यक्रम की जो विषय सम्मिलित होने चाहिए, उसमें कुछ कला, कुछ संस्कृति, कुछ नृत्य, कुछ संगीत, ललित कलाएं, इन सबको भी हमें समावेश करना चाहिए। इन सब का पूर्ण योगदान हमें लेना चाहिए और इन सब के समावेश के बाद ही हमारी जो शैक्षिक पाठचर्या है उसका निर्माण हमें करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा की पाठचर्या में जब हम इन रचनाओं या इन कलाओं का समावेश करेंगे तो इन कलाओं के थ्रू जब हमारी पाठचर्या में विभिन्न विषयों का मिश्रण होगा, विभिन्न जो तत्वों का मिश्रण होगा, तो हमारी पाठचर्या बहुत अच्छी होगी और व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का निकलेगा। यानी कि वो जो बहुमुखी प्रतिभा होगी वो देश, समाज सबका कल्याण करेगी। तो पाठचर्या में उन्होंने ललित कलाओं का भी समावेश चाहा, उन्होंने कलाओं का कहा, उन्होंने संगीत, साहित्य, साइंस, मैथ, उन सबको उन्होंने सपोर्ट करा। किसी एक जो विषय को उन्होंने ज़्यादा सर्वोपरि नहीं समझा और किसी एक को उन्होंने इग्नोर भी नहीं किया। उनका था कि वो हर एक चीज़ को, हर एक बात का हमें अपनी पाठचर्या में समावेश करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी पाठचर्या इतनी रचनात्मक होगी तो हमारा जो शिक्षा का जो प्रावधान है वो भी बहुत ज़्यादा रचनात्मक बनेगा। अगर गुरुदेव के अनुसार शिक्षण विधियों की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षण विधियों में भी भौतिक और आध्यात्मिकता के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यक्ति को या बालक को स्वयं के अनुभवों, स्वयं से सीख के, स्वयं अपनी बातों को समझकर उसे इन सब बातों का ज्ञान देना चाहिए। यानी कि व्यक्ति अपनी शिक्षण जो क्रियाएं हैं ये शिक्षण विधियों में स्वयं करके देखे, अनुभवों से सीखे, इस बात को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उनका ये मानना था कि कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है बालक की वो तो मातृभाषा में हो और उसके बाद में अगर बच्चा किसी और लाइन में जाना चाहता है या किसी और कला संस्कृति के संग जुड़ना चाहता है तो वो उसका मन है कि वो किस भाषा को अपने साथ लेके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाए। उन्होंने शिक्षण विधियों में कुछ बातें कही जो कि थी कि एक तो बच्चे पे बिल्कुल भी फोर्स मत करो, बच्चे पे दबाव मत डालो, बच्चे पे ज्यादा जोर मत डालो, बल मत दो कि तुम्हें ये करना ही करना है। इस बात के वो परम विरोधी थे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बच्चे को अपने अनुभवों से सीखने दो, प्राकृतिक वातावरण में सीखने दो, प्रकृति से सीखने दो और अपने जो उसके विचार हैं उसकी अभिव्यक्ति का उसे स्थान दो कि वो अपनी जो टैलेंट है उसको लाए। अगर उसका संस्कृत में है टैलेंट तो वो संस्कृत विषय अपनाए, अगर उसका किसी और विषय में इंटरेस्ट है तो वो उस विषय को अपने सामने लाए, उस विषय के प्रति अपनी प्रतिभा को निखारे। प्रतिभा को निखारने की बात कही थी उन्होंने ये कहा कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत ऐसी बातें हों जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करे। किसी पे जबरन जोर मत दो, तुम्हें ये विषय पढ़ना है, रटने पर विशेष बल मत दो। हमेशा उसे ये बात कहो कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखे, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से सीखता है वो बहुत अच्छे से सीखता है। तो ज्ञानेंद्रियों का उन्होंने कहा कि अच्छे से यूज हो। उन्होंने ये कहा कि किसी भी अन्य भाषाई जो ज्ञान है उस पर उसके लिए उसको प्रेस मत करो कि तुम्हें इस भाषा का तुम्हें ज्ञान लेना है, ये इस भाषा के थ्रू तुम्हें ये विषय पढ़ना है ना। जबरन जोर मत डालो, बच्चे को अपने अनुभवों से, अपने कार्य से, अपने इंटरेस्ट से सीखने दो और उसे आगे बढ़ने दो। यदि बात करें अनुशासन की
तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपना जो आत्म अनुशासन है, आंतरिक अनुशासन है, उसको सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि गुरुदेव का ये मानना था कि अगर व्यक्ति के अंदर आत्म अनुशासन की भावना है तो वो अगर स्वयं से ही अपनी आत्मा से अगर अनुशासित है तो वो कितने भी नियम होंगे उससे अनुशासित हो जाएगा। उनका मानना था कि आत्म अनुशासन परम अनुशासन होता है। अगर हम बात करें शिक्षक की, तो गुरुदेव का मानना था कि शिक्षक पूरी कलाओं से, पूरे क्वालिटी से युक्त होना चाहिए। शिक्षक के बारे में उन्होंने कोई भी जो एक वो होते एडजस्टमेंट या एक जो एडजस्टमेंट की भावना होती है उन्होंने नहीं समझी। उनका ये मानना था कि शिक्षक को सारे गुणों से युक्त, चरित्रवान, कंप्लीट अपने विषय में विशेषज्ञ, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, कठोर नियम और अनुशासन के साथ, अच्छे व्यक्तित्व वाला, अच्छे विचारों वाला ऐसा होना चाहिए जो अपने शिक्षार्थी या अपना जो छात्र है उसके लिए एक कहते हैं मॉडल बनकर आए या एक मॉडल के रूप में काम करे। शिक्षक के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षक ऐसा हो जो सभी जितने भी गुण एक शिक्षक के होते हैं वो सब उसमें होने चाहिए। बहुत सादा, सिंपल, अपने छात्र को समझने वाला, शिक्षण की क्रियाओं को समझने वाला, शिक्षण प्रतिक्रियाओं को समझने वाला, पाठचर्या को अच्छे से समझाने वाला, बिल्कुल एक जो परफेक्टनेस जो होती है एक टीचर की अनुभवों के साथ, वो सब एक शिक्षक में वो चाहते थे जो कि बालक का मार्गदर्शन करे, उसे अगले आने वाले आगामी जीवन के लिए वो तैयार करे। शिक्षक परिपूर्ण होना चाहिए, पूरी कलाओं से युक्त होना चाहिए, हर एक बात की क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो अपने विद्यार्थी का सही मार्गदर्शन कर सके, उसके लिए एक आइडियल बन के सामने आए। शिक्षार्थी के बारे में उनका मानना था कि शिक्षार्थी नियम वाला होना चाहिए, दिनचर्या उसकी अच्छी होनी चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करने वाला होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, अपनी प्रतिभा के लिए, अपने कार्यों के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अपने या अपने से बड़ों का, पूरे समाज के कल्याण की भावना उसके अंदर होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान उसके अंदर होना चाहिए, अपनी प्रतिभा को निखारने की सक्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए और जन कल्याण की भावना भी उसके अंदर होनी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत वो कहीं इधर उधर उसको अगर कंफ्यूजन है या वो कहीं पे भी उसे अगर प्रदर्शन का कार्य चाहिए, अगर पद प्रदर्शक चाहिए है, तो उसका जो प्रदर्शक है वो बनेगा उसका शिक्षक। यदि उसकी जो बहुमुखी प्रतिभाएं हैं या उसकी अपनी कोई इंटरेस्ट है या अपना कुछ उसके नियम है, अगर उसमें कहीं कुछ कमी आ रही है या उसको कहीं कोई सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो उसका मार्गदर्शन उसका शिक्षक करे, ताकि जितनी भी उसकी क्वालिटियां हैं वो और अच्छे से निखर के आए और उसके अंदर विकास हो सके। फिर जो विद्यालय की बात के लिए गुरुदेव जी ने अपना जो विचार रखे वो ये थे कि वो विद्यालय के लिए हमेशा प्राकृतिक वातावरण चाहते थे। आश्रम को ही उन्होंने सपोर्ट करा, आश्रम का ही उन्होंने समर्थन करा। शहर की कोलाहल शोर से दूर शांत वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में ही आश्रम विद्यालय होने चाहिए, ताकि जब शांति का वातावरण होगा तो बालक का मस्तिष्क भी शांत रहेगा, उसे इतना शोर या इतना जितना अस्त व्यस्तता होती है उसको नहीं आएगी समझ में, और वो शिक्षा को अच्छे से समझ पाएगा, शिक्षा को अच्छे से ग्रहण कर पाएगा और अपने जो उसके नियम होते हैं उनको बना पाएगा, दृढ़ संकल्पों को भी वो कर पाएगा। अगर शोरगुल से वो दूर जाता है तो विद्यालय के लिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि विद्यालय जो है वो प्राकृतिक वातावरण के आवरण से युक्त होना चाहिए, प्रकृति के चारों ओर उसका भाव होना चाहिए और शहर के शोर से वो दूर हो, एक शांत प्रिय वातावरण बालक को मिलना चाहिए। तो ये थे कुछ शैक्षिक विचार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं शिक्षा शास्त्र की यानी कि एजुकेशन की कुछ और बातों को लेके आपके सामने आती हूँ। तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
एजुकेशन की बातों का बेनिफिट्स उठाइए। थैंक यू।